नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 58। ठीक है, आज से क्या करेंगे हम, जो पिछला लेक्चर हमारा है उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रिकैप कर लें कि पिछला लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था। देखो, पिछला लेक्चर में क्या था हमारे पास, एक हमने स्टेप पोटेंशियल लिया था इस तरीके से। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, इस तरीके से वी एक्स एक्सिस थी और इसे हमने क्या बोला था, एक्स एक्सिस बोला था। और इस तरीके से क्या था हमारे पास, एक स्टेप पोटेंशियल था। ये क्या था मेरे पास, x इक्वल टू 0 था। ये रीजन क्या था, x लेस देन 0 था। और ये रीजन क्या था मेरे पास, x ग्रेटर देन 0 था। और ये स्टेप पोटेंशियल कितना था, v नॉट था। कहाँ पर, x इक्वल टू 0 से इधर को, यानी पॉजिटिव एक्सिस में। नाउ अब देखो, फिर हमने क्या बोला था कि मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, जिसकी एनर्जी कितनी है, E है, और वो क्या हो रहा है, इस स्टेप पोटेंशियल में इंसिडेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इस स्टेप पोटेंशियल में इंसिडेंट हो रहा है। और हमने इसके लिए क्या किया था, इस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की थी। और श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया था, कुछ वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा k1x प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा k1x और सी ई की पावर आयोटा k2x। इस तरीके से क्या निकल के आया था, एक वेव फंक्शन निकल के आया था। और इस वेव फंक्शन की हेल्प से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जब कोई एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी, अब यहाँ पर एक कंडीशन थी, जो एनर्जी है वो क्या है, ग्रेटर देन वी नॉट है। इसे हमने क्या बोला था, केस फर्स्ट बोला था। ठीक है, जिसकी एनर्जी उस पोटेंशियल से क्या है, ज़्यादा है। जब इस स्टेप पोटेंशियल में इंसिडेंट होता है तब वहाँ पर क्या होता है, कुछ पार्ट उसका, यानी वो पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और वो पार्टिकल ट्रांसमिट भी हो सकता है। ये किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल को दिखा रहा है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, ये कहाँ है, x लेस देन 0 में थी, और ये कहाँ थी मेरे पास, x ग्रेटर देन 0 में थी। ये हम भली भांति क्या कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाला था, या फिर कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन निकाला था, और क्या निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला था। ठीक है ना, ये तो कौन सा केस था, केस फर्स्ट था कि व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट, या बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज ग्रेटर देन वी नॉट ना। आज क्या करेंगे हम, तो दूसरा केस होता है उसको डिस्कस करेंगे। वहां पर क्या होगा, जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल होगी वो क्या होगी, लेस देन वी नॉट होगी। तो हिंट डालिए यहां पर केस सेकंड। ओके, उस केस सेकंड को पहले एक बार क्लासिकली डिस्कस करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ क्या है हमारे पास, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, when energy of particle is less than v नॉट, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो E है वो क्या है मेरे पास, लेस देन v नॉट है। एंड इंसिडेंट ऑन स्टेप पोटेंशियल, वो क्या हो रहा है, स्टेप पोटेंशियल पर इंसिडेंट हो रहा है, स्टेप पोटेंशियल। ठीक है, नाउ सबसे पहले स्टेप पोटेंशियल डिफाइन कर लें। हमने डिफाइन किया था, स्टेप पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया था एक बार और कर लेते हैं। स्टेप पोटेंशियल इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन किया था कि v ऑफ x इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास, v नॉट था, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो था व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अगर उसको मैं ग्राफिकली बनाऊं तो ऐसे बनाते हैं कि ये क्या है मेरे पास, v x एक्सिस, और ये क्या है मेरे पास, x एक्सिस। ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 है। ये पॉइंट को, ये क्या है, x लेस देन 0 रीजन है, और ये क्या है, x ग्रेटर देन 0 रीजन है। ठीक है, नाउ जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तब वो क्या है हमारा vx क्या है, 0 है। और जैसे ही इसके इधर को, यानी पॉजिटिव एक्सिस में, वो कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू v नॉट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया था हमने, स्टेप पोटेंशियल को डिफाइन किया था। इसे क्या बोल दो, रीजन फर्स्ट बोल दो, और इसे क्या बोल दो, रीजन सेकेंड बोल दो। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। देखो क्या करना है, लेट अस कंसीडर जल्दी जल्दी करें, क्योंकि ऐसा ही केस हम एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज है कि जो एनर्जी है वो वी नॉट से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E, जो क्या है, लेस देन क्या है, वी नॉट है। एनर्जी E इंसिडेंट ऑन स्टेप पोटेंशियल फ्रॉम लेफ्ट, कहाँ से, लेफ्ट से। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट, देन वी हैव टू सी
then we have to see behavior of particle behavior of particle, then we have to see behavior of particle, यानी जो पार्टिकल का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा या फिर ट्रांसमिशन होगा, वो हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो रास्ते हैं देखने के। पहले कैसे करेंगे हम, क्लासिकली देखेंगे, फिर कैसे देखेंगे, क्वांटम मैकेनिकली। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी सी behavior of particle classical mechanically, behavior of particle classically कैसे देखेंगे, क्लासिकली देखेंगे। ठीक है, देखो अब क्या है, कोई इस टाइप से मेरे पास देखो स्टेप पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर लिख दो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, लिख दो, क्या लिख दो, क्लासिकल। वैसे एक बार कर चुके हैं और कर लेते हैं, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। क्या हो जाएगा क्लासिकल एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, ये क्या है, मेरा स्टेप पोटेंशियल है, इस तरह से बना दो। यहाँ पर दिस इज वी एक्स एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस। ठीक है, ये क्या है, x इक्वल टू 0 है, ये क्या है, x लेस देन 0 है, ये क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो और इस तरीके से क्या है मेरे पास यहाँ पर स्टेप पोटेंशियल है, और ये क्या है, v नॉट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, v नॉट, बढ़िया से बना दे इसको, ये क्या है, v नॉट है। ठीक ना, अब क्या है, एक पार्टिकल है यहाँ से आ रहा है, जिसका मास कितना है, m है, और जिसकी एनर्जी कितनी है, E है, और जो एनर्जी E है वो क्या है, लेस देन v नॉट है। ठीक है, ये हम मान के चले हैं कि एनर्जी E क्या है, उसकी लेस देन v नॉट है ना। अब जब पार्टिकल इसके ओर आएगा क्या होगा, देखो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, क्या इधर जाएगा, क्या इस रीजन में जाएगा, इस रीजन 1 बोला है हमने, और इसे रीजन क्या बोला है, सेकंड बोला है। क्या ये पार्टिकल जिसकी एनर्जी E है और एनर्जी जो v नॉट से कम है, क्या यहाँ जाएगा, आंसर है यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये रीजन क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। कैसा रीजन है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। देखो जब हमने पहली बार एक्सप्लेन किया था, हमने ये बोला था या फिर हमने ये सीखा था कि यहाँ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये इस पोटेंशियल को क्लाइम नहीं कर पाएगा। थ्योरेटिकली हम ऐसा बोल सकते हैं। देखो क्लाइम नहीं कर पाएगा का मतलब ही ये हुआ कि वो इस रीजन में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो रीजन है, रीजन सेकंड, ये क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो सिंस वी नो जो मेरे पास टोटल एनर्जी ई होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, ऐसा होता है। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। इस रीजन में क्या है, जो मेरे पास टोटल एनर्जी है वो कम है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वी नॉट है, और जो एनर्जी है वो कितनी है मेरे पास, ई है, और ई इज लेस देन वी नॉट, इट मीन दिस काइनेटिक एनर्जी टी इज नेगेटिव। और हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। यानी ये जो रीजन है ये कैसा रीजन है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। तो ये रीजन कैसा है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। कैसा रीजन है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, यानी इस रीजन में पार्टिकल नहीं आ सकता। तो होगा क्या, जब कोई एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी ई है वो इधर आएगा और इस स्टेप पोटेंशियल से टकराएगा, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, जहां से आया था उसी रास्ते में या फिर उसी रीजन में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्शन होगा, यानी जितने पार्टिकल आएंगे उतने के उतने पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल स्टेप के पास आने के बाद यानी x इक्वल टू 0 से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका क्लासिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। और इस रीजन में यानी क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में कोई भी पार्टिकल नहीं जाएगा। क्लियर ना। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किसमें, क्वांटम मैकेनिकली। ना हेड डालो, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी ना। अब अज्यूम कर लो, देखो ये क्या है, रीजन फर्स्ट है और ये क्या है, रीजन सेकंड है। अगेन यहां पर मिलाते हैं एक बार। ठीक, इतना हो गया ना, इधर ही बनाए, इधर बनाते हैं। देखो ऐसे, इसको क्या बोल दो, वी एक्स एक्सेस बोल दो, इसे क्या बोल दो, एक्स एक्सेस। ये पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट है। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, वी नॉट है। ये पोटेंशियल कितना है, वी नॉट है। ये क्या है, एक्स लेस देन 0 रीजन है, और रीजन कौन सा है, एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन है। ये क्या है,
फर्स्ट रीजन है और ये क्या है, सेकंड रीजन है। ठीक ना, आप देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पहले इस रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर इस रीजन में क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो इसे मिटाओ, इसके नीचे लिखना नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन फर्स्ट। देखो फर्स्ट सबसे पहले कहाँ देखेंगे, सबसे पहले देखो इन रीजन फर्स्ट। रीजन फर्स्ट का कहने का मतलब क्या हुआ, x लेस देन 0, और x लेस देन 0 में जो Vx है वो कितना है, 0 है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ क्या आ जाएगा देखो, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस वी ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई इंटू साई ऑफ एक्स। ऐसा आ गया ना, ये तो क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ गया मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ई इंटू कितना है, साई ऑफ एक्स आ गया। इसको उधर भेज दो, तो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर, और नेगेटिव भी आएगा इसके साथ, तो माइनस का आ गया, और यहाँ कितना आ गया, ये साई एक्स आ गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ, ये आ गया मेरे पास कितना, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ अब ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे पहले क्या अज्यूम कर लो, ये जो यहाँ पर टर्म है इसको कुछ अज्यूम कर लो ना। पिछले लेक्चर में हमने इसको क्या अज्यूम किया था, K1 अज्यूम किया था, तो अब वो मैच ना कर जाए, कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए हम इसके लिए क्या अज्यूम कर लेंगे, इसको स्मॉल के अज्यूम कर लो। तो लेट अस कंसीडर, लेट जो मेरे पास 2me डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर है, इसको क्या अज्यूम कर लिया मैंने, स्मॉल k का स्क्वायर। देखो क्या है, स्मॉल k स्क्वायर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या है ये, स्मॉल k स्क्वायर। तो इसकी जगह रख दो स्मॉल k स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड प्लस का कितना आ गया, स्मॉल k स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये स्मॉल k स्क्वायर अगर ये है तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एच कट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में कितना आ गया, एच कट स्क्वायर आ गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर मैं यहीं पर आपको नोटिस करा दूं, देखो जो हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था, K1 था, वही क्या है यहाँ पर, K है, स्मॉल k भी वही है जो पिछले लेक्चर में क्या था, K1 था। अगर पिछले लेक्चर आपने देखा है तो वहाँ जो K1 था वो क्या है, यहाँ पर स्मॉल k है। तो इस यहाँ पर मैं क्या क्या कह दूंगा, फ्रॉम, चलो लिख के चलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले इसको सॉल्व करें या पहले लिख लें, देखो पहले लिख लेते हैं, कुछ मिटाना पड़ेगा मेरे को, इधर मिटा दूं, इसे मिटा दूं। देखो कंपेयरिंग केस फर्स्ट से कंपेयर करो, यानी केस फर्स्ट क्या था, E इज ग्रेटर देन वी नॉट, E इज ग्रेटर देन वी नॉट था। वहां पर जो K1 था वो क्या था मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाय क्या था, एच का स्क्वायर था। और यहाँ पर जो स्मॉल k निकल के आया वो भी यही है, ठीक है। यानी क्या है मेरे पास, जो स्मॉल k है वो किसके बराबर है, K1 के बराबर है, ठीक है। जो स्मॉल k है वो क्या है, K1 के बराबर है। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। ये इसके नीचे लिख देना, कहाँ पर लिखोगे, इसको लिखेंगे कहाँ पर, इसके नीचे। अब ये है मेरे पास, नाउ सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। ये इसको लिखने के बाद ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख, चलो मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। इसको लिखा फिर ये लिखा, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का कितना आ गया, ये के स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व कर दो इसको। तुमने बहुत बार सॉल्व कर दिया है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन बताओ। एक्सिलरी इक्वेशन निकालो, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से रूट क्या आ जाएंगे, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा स्मॉल के आ जाएंगे, रूट इमेजिनरी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ए ई की पावर आयोटा स्मॉल के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस का आयोटा स्मॉल के एक्स, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैसा ही निकल के आया जैसे
पहले वाले केस में निकल के आया था। इस रीजन में यानी दोनों केस में इस रीजन में जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना, सिर्फ अंतर किसका है, यहाँ स्मॉल के है, वहाँ क्या था K1 था, और हमने यहाँ पर देखा कि जो स्मॉल k है वो किसके बराबर है, K1 के बराबर ही है। यानी जो पहले पार्ट का सॉल्यूशन होगा, यानी इस रीजन में जो सॉल्यूशन होगा जैसा वहाँ है वैसा ही यहाँ भी है, सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आया इस रीजन में, यानी कंक्लूजन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर यहाँ से कोई एक नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे तो उनमें से कुछ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो पार्ट है किसको दिखा रहा है, ये इंसिडेंट वेव को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ये इंसिडेंट वेव को दिखा रहा है, और ये जो पार्ट है ये किसको दिखा रहा है, मेरा रिफ्लेक्टेड वेव को दिखा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव। नाउ अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो उसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। अब मैं यहां पर डायरेक्ट बोल दूंगा कि यहां पर जो नेगेटिव वाला है ये किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को दिखा रहा है, और जो पॉजिटिव वाला है वो किसको दिखा रहा है, इंसिडेंट वेव को दिखा रहा है। अगर पूरा कॉन्सेप्ट जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखिए। ओके, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये इंसिडेंट है और ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड है। यानी रीजन 1 में मेरे को दो वेव मिल रही है, एक इंसिडेंट वेव है और एक रिफ्लेक्टेड वेव है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी स्टेप पोटेंशियल से कम है वो किसी एक स्टेप पोटेंशियल पर इंसिडेंट होगा, तब वो क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट वहां से हो सकता है, उसके रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा कौन बता रहा है, ये पार्ट बता रहा है। ये पार्ट क्या बता रहा है, इंसिडेंट तो हो ही रहा है, इस रीजन में एक पार्टिकल इंसिडेंट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन वाला वेव की क्या आ रही है, इक्वेशन आ रही है। क्लियर होगी बात इतनी ना। इसे मैं ये बोल दूं psi1 बोल दूं, यानी वेव फंक्शन इन रीजन फर्स्ट, ऐसा बोल दिया, और इसे क्या बोल दो, कुछ इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो। ठीक है, तो इसका मैं कंक्लूजन लिख दूं इधर, तो इसे मिटाता हूं मैं, इसे मिटाता, देखो सो यहां पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन conclude that in region first we get same result as केस फर्स्ट, ठीक है। अब इस तरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो वहां केस फर्स्ट में जो लिखा था वही यहां का कर देंगे, उसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट एज फॉर केस फर्स्ट, जैसा हमने केस फर्स्ट के लिए फाइंड किया था वैसे हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, केस सेकंड के लिए फाइंड कर रहे हैं। केस सेकंड कौन सा है, व्हेन ई इज लेस देन वी नॉट है। ओके, केस फर्स्ट कौन सा था, व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट। ठीक है, ये केस फर्स्ट है, और केस सेकंड तो हम जो चल रहा है हमारा कि ई इज लेस देन वी नॉट, इसके लिए पूरे कंडीशन के लिए जो ई है वो क्या है, लेस देन वी नॉट है। ओके, क्लियर होगी बात ना। अब देखो, अब किसकी बात करते हैं, इस सेकंड रीजन में बात करते हैं, इन सेकंड रीजन। नाउ कहां, इन रीजन सेकंड। देखो सेकंड रीजन में क्या है मेरे पास, जो सेकंड रीजन कहने का मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 0 है, और जो Vx है इस रीजन में वो किसके बराबर है मेरे पास, V नॉट के बराबर है। तो क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिख देंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, साई ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, v ऑफ x इंटू साई ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू e इंटू साई ऑफ x। ऐसा आया। ओके, इसको अब यहाँ वैल्यू पुट करो, कितनी है यहाँ पर, सॉरी v नॉट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m और ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, और प्लस का कितना आ गया, ये वी नॉट इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ई इंटू साई ऑफ एक्स। ये आया, इसको इधर भेज दो, तो ये आ गया मेरे पास क्या, माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m आया, और ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ये क्या आया, ई माइनस का वी नॉट और इंटू कितना आ गया, ये साई ऑफ एक्स आ गया। और केस कौन सा है, व्हेन ई इज लेस देन वी नॉट वाला केस है ये। ठीक है, सिंस ई इज लेस देन वी नॉट, तो यहाँ पर हमें कैसा बनाना पड़ेगा, पहले यानी बड़े में से छोटा घटाना पड़ता है, तो वी नॉट माइनस ई यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m, ये क्या आ गया, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लो, अंदर कितना हो गया, वी नॉट माइनस का ई हो गया, और इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस उड़ जाएगा, और इसको इधर भेज दो, ये आ गया मेरे पास क्या, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ एम डिवाइड में कितना आ गया एच का स्क्वायर इंटू वी नॉट माइनस का ई इंटू कितना आ गया साई ऑफ एक्स आ गया। क्लियर होगी बात। नाउ इसे आप इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा देखो मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स माइनस का ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू वी नॉट माइनस का ई इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन इस पार्ट को हम कुछ अज्यूम कर लें, तो लेट कर लो यहाँ पर, लेट जो कैपिटल के स्क्वायर है वो किसके बराबर है, या फिर ऐसे बोलो लेट जो मेरे पास 2m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू वी नॉट माइनस ई है वो किसके बराबर है मेरे पास कैपिटल के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये स्मॉल के था और एक कैपिटल के, ध्यान देना स्मॉल के है, के क्या है कैपिटल के है। तो यहाँ से मेरे पास जो मेरे पास कैपिटल के है वो क्या आ गया अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम वी नॉट माइनस का ई डिवाइड में कितना आ गया एच कट स्क्वायर, ये आ गया। और इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या है जो ई है वो लेस देन क्या है मेरे पास वी नॉट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। अब ये क्या है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। अब देखो एक चीज और करते हैं, जो हमारा केस फर्स्ट था उससे कंपेयर कराते हैं। देखो केस फर्स्ट में क्या था, सिंस इन केस फर्स्ट यानी व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट था, तब वहां पर एक क्वांटिटी डिफाइन की थी हमने K2। जो K2 था वो कितना था हमारे पास देखो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट था। अगर आपको याद है तो अगर K2 हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की थी, उसकी वैल्यू क्या थी K2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर ई माइनस वी नॉट थी। देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से माइनस बाहर ले लूँगा और अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा और आयोटा बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आयोटा। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m और माइनस बाहर ले लिया तो इसको माइनस और ट्वाइस ऑफ m कर दो, माइनस ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू वी नॉट माइनस का e, ये आया। देखो ये क्या है मेरे पास नेगेटिव है यानी -1 है और -1 रूट के अंदर होता है तो क्या हो जाता है आयोटा आ जाता है। तो यहाँ से K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया है ये आयोटा और फिर अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, अंडर रूट के अंदर बच गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर और ये क्या आ गया मेरे पास वी नॉट माइनस ई आ गया। और ये वैल्यू किसकी है कैपिटल के की वैल्यू है, तो यहाँ से मेरे पास ये कितना आ गया आयोटा इंटू के आ गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट बहुत लंबा होगा उधर तक, इन शॉर्ट जो K2 है वो किसके बराबर है आयोटा इंटू के बराबर है। जो K2 है वो किसके बराबर है आयोटा इंटू कैपिटल के बराबर है। देखो इस रिजल्ट को मैं ऐसे ब्रैकेट में रख दूँ, देखो यहाँ रख देते हैं। देखो एक रिजल्ट तो ये निकल के आया कि जो वहाँ कैपिटल K1 था वो किसके बराबर है स्मॉल के बराबर है और जो कैपिटल K2 है वो किसके बराबर है इस केस में कैपिटल के बराबर है। ठीक है, ये केस फर्स्ट से है और ये कहाँ से, सॉरी आयोटा है इधर, ये केस फर्स्ट से है और ये कहाँ से है केस सेकंड से है। स्मॉल के और कैपिटल के कहाँ से हैं केस सेकंड से हैं और K1 K2 कहाँ से हैं केस 1 से हैं। ये आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है। ओके, ये बात क्लियर हुई ना। अब देखो अब ये K2 यहाँ पर कैपिटल K2 लिखा हमने, सॉरी के स्क्वायर लिखा कैपिटल के स्क्वायर, इसको उठा के इधर रखो, देखो क्या बन जाएगा, इसे मिटाऊं। ये वेव फंक्शन नोट कर लो, कहाँ पर नोट करें इस वेव फंक्शन को, ठीक है आप नोट कर लो, मुझे याद है, याद ही होगा या नहीं है, याद है, याद नहीं भी है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर याद भूल जाऊंगा तो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, देखो क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं इसको क्योंकि ये किया हुआ है, बहुत बार कर दिया हमने ऐसे केस। तो ये आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, फिर प्लस का कितना आ गया, प्लस का माइनस का आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा कैपिटल के स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा मेरे पास देखो एम स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एम इक्वल टू कितना आ गया, एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया के स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास एम इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस के आ गया, एम इक्वल टू प्लस माइनस के, यानी रूट कैसे आ रहे रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, साई ऑफ एक्स इक्वल टू सी ई की पावर क्या होता है माइनस का आयोटा के एक्स प्लस डी ई की पावर प्लस का आयोटा के एक्स। ये कहाँ से आया, ये हमने बहुत बार कर चुके हैं ऐसा। जब भी रूट क्या होते हैं रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तब सॉल्यूशन क्या होता है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेगा ना बीएससी सेकंड ईयर में, जब रूट क्या होते हैं रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो सॉल्यूशन इस टाइप का होता है। अगर मेरे पिछला लेक्चर देखें हैं तो वहाँ पर मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि ऐसे हम कैसे लिखते हैं, तो ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये। ओके, क्लियर हुई बात। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास साई ऑफ एक्स हो गया, ये किस रीजन में हो गया, इन रीजन सेकंड हो गया।
ना अब देखो, क्या ये जो रीजन सेकंड में, इस रीजन में जो वेव फंक्शन निकल के आ रखा है ये, क्या ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है? आंसर है नहीं, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। देखो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, उसने कैसा होना चाहिए, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब वेव फंक्शन ने क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, यहां पर लिखो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये कौन सा केस है, x ग्रेटर देन 0 वाला केस है, यानी सेकंड रीजन में बात कर रहे हैं ना, यानी x ग्रेटर देन 0 वाला केस है, तो क्या होगा, x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, देन साई x टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या ये ऐसा हो रहा है, देखो पुट करके देखो, साई सेकंड x एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, या जहां जहां x है वहां इन्फिनिटी पुट कर दो, c e की पावर माइनस का आयोटा इन्फिनिटी, माइनस का आयोटा इन्फिनिटी, फिर प्लस कितना आ गया, d e की पावर आयोटा के इन्फिनिटी। सॉरी यार, ये गलत हो गया मेरे से, ये आयोटा नहीं होगा उधर, ये सॉल्यूशन गलत कर दिया मैंने, आयोटा नहीं होता है, तभी मैं कह रहा हूँ कहाँ गलत हो रहा है, आयोटा नहीं होता है। ठीक है, सॉरी यार, बहुत बहुत सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक है, आयोटा नहीं होता। व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल रहा हूँ, और वहाँ इमेज नहीं लगा दिया मैंने, तो ये क्या है, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो यहाँ क्या नहीं होगा, आयोटा नहीं होगा, आयोटा नहीं होगा तो क्या आ जाएगा इधर पे, ये माइनस इन्फिनिटी, और k इंटू इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, देखो एक समथिंग की पावर माइनस इन्फिनिटी, आंसर कितना होता है, 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, लेकिन ये टर्म कितना हो जाएगा, समथिंग की पावर प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो ये टर्म तो कर रहा है मैं 0 हो जाऊंगा, व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, ये टर्म 0 हो जा रहा है, लेकिन ये टर्म क्या नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो इसका मतलब इस टर्म ने यहां पर नहीं होना चाहिए, ये जो टर्म आ रखा है ये फालतू का आ रखा है, इसका मतलब ये तो हुआ, यानी ये काम बिगाड़ रहा है ना हमारा, ये कर रहा था काम सही है, लेकिन इसने क्या कर दिया, काम बिगाड़ दिया, यानी ये वाला टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस टर्म ने क्या होना चाहिए, वैनिश हो जाना चाहिए। और ये टर्म वैनिश कब होगा, जब d की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ऐसा केस हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन बहुत बार लगा चुके हैं हम। ठीक, तो अगर आपने लेक्चर पहले के देखे हैं तो ये आपके लिए क्या है, ऐसे बाएं हाथ का खेल है, तभी मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ आज। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देखिए उन लेक्चर को, क्योंकि अगर आप बिना उसको देखे इधर पहुंच गए तो आपको लगेगा कि यार क्या ही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले वो देखने हैं। ओके, देखो क्या है, क्या हो जाएगा, क्या बोलूंगा मैं, फॉर बाउंड्री कंडीशन व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी देन साई x टेंड्स टू 0, फॉर दिस d मस्ट बी 0, d मस्ट बी 0, जो d होगा उसने क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर d 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो अब जो वेव फंक्शन निकल के आया इन सेकेंड रीजन, साई x इज इक्वल टू कितना आ गया, c e की पावर माइनस के x आ गया। ठीक है, और इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, तो ये क्या निकल गया मेरे पास, वेव फंक्शन निकल के आगे इन रीजन फर्स्ट और इन रीजन सेकंड। और सेकंड रीजन में वेव फंक्शन ये निकल के आया जो पिछले वाले केस से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं पिछले वाले केस की बात करूं तो पिछले वाले केस में जो सेकंड रीजन में वेव फंक्शन निकल के आया था, साई एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसा था, ई की पावर आयोटा के एक्स, फिर माइनस आयोटा प्लस आयोटा के एक्स, ऐसा कुछ निकल के आया था कि साई एक्स इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा के एक्स। इस टाइप का वेव फंक्शन निकल के आया था, कहाँ, इस रीजन में। कब, व्हेन ई इज, ये किसके लिए था, व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट था, तब ऐसा इस टाइप का वेव फंक्शन निकल के आया था। लेकिन अभी कैसा वेव फंक्शन निकल के आ रखा है, कुछ इस टाइप का वेव फंक्शन निकल के आ रखा है। अगर मैं अब यहाँ पर x की जगह 0 पुट करूंगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो साई x की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, क्योंकि ऊपर कैसा है, नेगेटिव साइन है। अगर मैं e की पावर -2 करूंगा तो और कम हो जाएगा, e की पावर e की पावर -3 करूंगा और कम हो जाएगा। यानी ये कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, कैसा है, एक डिक्रीजिंग क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी जैसे जैसे हम इस रीजन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वेव फंक्शन क्या होता जाएगा, वेनिश होता जाएगा, वैसे वैसे वेव फंक्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, एक्सपोनेंशियली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस रीजन में पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रही बात, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, वेव फंक्शन पर डिपेंड करती है ना। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, याद आ रहा है, साई इंटू साई स्टार होता है, उस पर प्रोबेबिलिटी निकलती है। यानी जैसे जैसे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अगर वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, इसका मतलब इस रीजन में पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा पार्टिकल क्या हो जाएगा, वापस रीजन 1 में आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है,
पेनिट्रेशन हो रहा है, यानी एक हद तक जो पार्टिकल है वो क्या कर जा रहा है, इस बैरियर को पेनिट्रेट कर जा रहा है, या बोल सकते हैं इस स्टेप पोटेंशियल को पेनिट्रेट कर जा रहा है, ठीक है। और इस जो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ बैरियर, यानी एक हद तक, यानी x की एक वैल्यू तक वो अंदर जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, वापस लौट के आ जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है, समझ में आया। तो क्या हो रहा है, इसको एक बार और समझते हैं। ये क्या दिखा रहा है, ये क्या है, वेव फंक्शन है। कहाँ, इस रीजन सेकंड में। इस रीजन सेकंड में जो वेव फंक्शन निकल के आ रहा है वो कैसा निकल के आ रहा है, मेरे पास एक ऐसा वेव फंक्शन निकल के आ रहा है जो x की वैल्यू को बढ़ाने पर डिक्रीज हो रहा है। अब x की वैल्यू बढ़ाने पर वेव फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन रीजन सेकंड है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसके बाद पार्टिकल क्या हो जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा, ठीक है। यानी कहां जाएगा, दोबारा से इस रीजन में आ जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, जो बैरियर है उसको पेनिट्रेशन तो होगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वापस लौट के इस अगेन कहां जाएगा, इस रीजन सेकंड में आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये कौन दिखा रहा है, ये मेरे पास जो इक्वेशन 2 है ये दिखा रही है। और जो फिनोमिना हो रहा है यहाँ पर पेनिट्रेशन का, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ बैरियर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो लिख के चलते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। इसे मिटा दो, देखो इक्वेशन 2 टेल्स अस देखो इक्वेशन 2 tells us wave function will decrease with x के साथ क्या होगा, वेव फंक्शन डिक्रीज होगा। इट मीन्स probability of finding of particle is very small in region second। तो अब इस में जा तो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसमिट बोलेंगे हम उसको, नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन बोलेंगे। सो we can say that particle will penetrate potential barrier in region second, and this phenomena is called penetration of potential barrier। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, पेनिट्रेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। क्लियर होगी बात। अब देखो इन दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन लिख दूं, ठीक है। नाउ जो वेव फंक्शन साई एक्स हो गया वो क्या हो जाएगा पूरे सिस्टम के लिए, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, a e की पावर आयोटा स्मॉल के एक्स प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा स्मॉल के एक्स, और यह क्या आ जाएगा c e की पावर माइनस का के एक्स। ये किसके लिए हुआ, फॉर x लेस देन 0, और ये किसके लिए हुआ, फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, वेव फंक्शन निकल के आ गया, ठीक है।
ये बात समझ में आ रही ना आपको कि यहाँ पर पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा, यानी एक हद तक जाएगा और जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे साई एक्स कम होगा, साई एक्स कम होगा, साई एक्स कम होने से प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम होगी, यानी एक हद तक जाएगा 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 जाएगा, बस यहाँ पर माना प्रोबेबिलिटी 0 होगी, अब इससे आगे जा नहीं सकता, क्या हो जाएगा, यहाँ से वापस लौट आ जाएगा इधर को, ठीक है। यानी यहाँ प्रोपोगेशन नहीं होगा, जाएगा, यानी क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा, तभी अलग नाम दिया। यहाँ पर ये ना ट्रांसमिट होगा ऐसा नहीं बोला, ट्रांसमिट होने का मतलब क्या होगा, वो इस दिशा में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, एक लिमिट तक जाएगा, यानी एक्स की एक वैल्यू तक आगे बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, वापस लौट के आ जाएगा। ओके, क्लियर होगी बात। अब देखो, अब ये लिख दिया हमने ना, अब क्या करना है हमको, देखो एक चीज, एक इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर यहां वो ट्रांसमिट नहीं होगा तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और अभी हम कैलकुलेट करेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन वो क्या आता है, इसके लिए 0 आता है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमने क्या होता है पिछले लेक्चर में डिफाइन कर रखा है, आप उसे देख लीजिए। तो किससे दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं, और होता क्या है ये, आर इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और दिखाते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी करंट, रिफ्लेक्टिव प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट करंट डेंसिटी, ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक तो क्या है, आप ये निकालो, जे आर निकालो, जे इन निकालो, या जे आर एफ निकालो और जे इन निकालो, और दोनों को डिवाइड करो, फिर आंसर निकालो। एक क्या कर सकते हो आप, पिछले वाले लेक्चर से थोड़ा बहुत मोटिवेशन ले सकते हो, ठीक है। देखो सिंस फॉर ई ग्रेटर देन वी नॉट, ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए जो आर निकल के आया था वो क्या था मेरे पास, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो कुछ ऐसा था कि K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, ये निकल के आया था, ठीक है ना। अभी यहाँ मैंने रिलेशन स्टेबलाइज किया कि K1 इक्वल टू माइनस के, K2 इक्वल टू, सॉरी K1 इक्वल टू स्मॉल के एंड K2 इक्वल टू आई के, ठीक है। तो वैल्यू उठा के इधर रख दो, क्या निकल के आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास, जे आर एफ डिवाइडेड बाई जे इन, और फिर क्या, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, K1 की जो कितना है, स्मॉल के है, स्मॉल के माइनस का आयोटा कैपिटल के, और प्लस कितना आ गया, स्मॉल के प्लस का आयोटा कैपिटल के, इस पूरे का स्क्वायर। ये किसके लिए था, ई ग्रेटर देन 0 के लिए था, और ये किसके लिए है मेरे पास, ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए था, और ये किसके लिए है मेरे पास, ई लेस देन वी नॉट के लिए है, ठीक है। तो ये याद भी हो जाएगा आपको ऐसे। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप जे आर एफ निकालो, जे इन निकालो, फिर जाके सब यहाँ वैल्यू पुट करो, एक तो पेज भरो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन मेरे को ये सही लगता है तो मैंने ऐसे कर दिया ना। अब क्या निकालोगे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, देखो क्या होगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, T इक्वल टू होता है ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट करंट डेंसिटी, ये होता है। अब आप कैसे करोगे, या तो पिछले वाले का एनालॉजी लिख दो, या फिर थोड़ा सा देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या होता है ये, ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट करंट डेंसिटी। अब ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी, देखो करंट डेंसिटी क्या होती थी, J इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ साई स्टार एच कट आयोटा एम, यहाँ क्या होता था, डेल ओवर डेल एक्स इंटू साई, ऐसा होता था। अब देखो ये किस रीजन की बात हो रही है, सेकंड रीजन की बात हो रही है, यानी x ग्रेटर देन 0 वाले में बात हो रही है। तो यहां पर जो मेरा वेव फंक्शन है वो कैसा है, रियल वेव फंक्शन है। ध्यान से देखो जो वेव फंक्शन है वो कैसा है, मेरा रियल है। देखो अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो j इक्वल टू क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ये समथिंग, इसका ये रियल है तो रियल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही होता है खुद ही, यानी c e की पावर माइनस का kx और h कट डिवाइडेड बाई आयोटा m इंटू डेल बाई डेल एक्स और c e की पावर माइनस kx, और ये पूरे का डिफरेंशिएशन होगा ऐसे ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये रियल है, ये रियल है, बीच में ये इमेजिनरी है, ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट कैसा है, इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं बताओ। ये पूरा पार्ट इसको सॉल्व करोगे आंसर कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा। और जो जे होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी होता है,
और इस पूरी क्वांटिटी में कोई भी रियल पार्ट नहीं है। देखो ध्यान से देखो, इस पूरी क्वांटिटी में रियल पार्ट कितना है, 0 है, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट इधर है। तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो जे रिफ्लेक्टेड सॉरी जो जे ट्रांसमिटेड है वो कितना है, जे ट्रांसमिटेड कितना है, 0 है। जो जे ट्रांसमिटेड है वो कितना है, 0 है। क्यों 0 हुआ, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग, और यहां पर पूरा का पूरा कैसा है, ये इमेजिनरी है, यानी इसका रियल पार्ट तो है ही नहीं इधर, यानी यहां रियल पार्ट है ही नहीं, यानी रियल पार्ट कितना है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, जे ट्रांसमिटेड कितना हो गया, 0 हो गया। अगर जे ट्रांसमिटेड 0 है तो यहां पुट करो, क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई जे इंसिडेंट एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कितना आ गया, 0 आ गया। और ऐसा आना भी चाहिए था, क्योंकि वहां पर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन हो रहा है। यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x तक पार्टिकल बैरियर के अंदर जा रहा है, फिर वापस लौट के आ जा रहा है। ठीक है, अगर वहीं रहता तो इसकी कुछ ना कुछ क्या निकल के आती, वैल्यू निकल के आती। यानी जो JTR है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती, या फिर T की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती। ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी वहां ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा है। यानी वहां से क्या हो जा रहा है, फिर से अगेन रीजन 1 में वापस लौट के आ जा रहा है, क्या, पार्टिकल। ओके, क्लियर होगी बात। तो यानी अगर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, अब ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, और ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब जो नेट प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, कंजर्व रहती है। यानी R प्लस टी कितना होता है, 1 होता है, ये हमने कल पढ़ा था। सिंस R प्लस टी कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना, अब देखो अगर R प्लस टी 1 है और T इक्वल टू 0 है, इसका मतलब R कितना होगा इस पर्टिकुलर केस में, 1 के बराबर होगा। तो R कितना होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, 1 होगा। यानी R की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो आगे को, तो यहाँ पर एक और टर्म ऐड करो, एंड दिस इज इक्वल टू 1। एक इसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा फॉर E लेस देन V0। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस पर्टिकुलर केस में कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन होता है। एक हद तक पेनिट्रेट करेगा, फिर क्या हो जाएगा, पार्टिकल वापस लौट के आ जाएगा। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जब एनर्जी ऑफ पार्टिकल लेस देन V0 होती है तब हमें क्या देखने को मिलता है। ओके, मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा, आप इस टॉपिक को एक बार अपने मन से, आपके पास जो भी किताब है उस किताब से जरूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं वो एक बार में ऐसे पढ़ने में थोड़ा क्या लगते हैं, अजीब लगते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम जो सोचना है, मतलब देख नहीं सकता रियल लाइफ में, ऐसे रियल लाइफ में यहाँ पर सामने से देख नहीं सकते। वैसे तो ये चीज़ होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जो इस टाइप के जो पोटेंशियल, इस टाइप पोटेंशियल है, हम ऐसा सोच सकते हैं, जहाँ न्यूक्लियस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक न एक बार किसी न किसी बुक से जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर आपको ये बेहतरीन तरीके में क्या क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो हमने ये वेव फंक्शन लिखे हैं, ये वेव फंक्शन लिखे हैं मेरे पास, जो एक तो ये हो गया, और जो एक कौन सा वाला था, केस फर्स्ट वाला जो वेव फंक्शन था, उनके लिए क्या करेंगे, स्कीमेटिक ड्रॉ करेंगे। उनका जो ड्राइंग होगी वो कैसी होगी उसे देखेंगे। ठीक है, वो ड्राइंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो एक बार गेट में आ रखी है, वो ड्राइंग कैसी है ये बताने के लिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए और कहा गया कि फॉलोइंग में से कौन सा जो ग्राफ है वो किसको दिखा रहा है, इस इक्वेशन को दिखा रहा है। ठीक है, वो क्या करेंगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब थैंक यू, धन्यवाद।